हेलो बच्चों, अगर आज आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो जो 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप उसको स्किप कर जाओगे और आपके जो चांसेस थे 100 आउट ऑफ 100 लाने के वो कम हो जाएंगे, या फिर आपके जो चांसेस बन रहे थे अच्छे नंबर से पास होने के वो कम बन जाएंगे। देखिए, आप पहला ही क्वेश्चन देखिएगा बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं किया होगा। मैं सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, which of the following is correct regarding an equation which can be put in the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers। आपसे पूछा है कि अगर किसी इक्वेशन को ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में पुट करें तो वहां पर इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन a नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट बोथ 0 एंड चौथा ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। शायद आपने अपने स्कूल में ये कॉन्सेप्ट नहीं किया होगा बच्चों। मुझे लगता है 90% बच्चे इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के चले जाते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते नहीं हैं। आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देखेंगे तो पहला ही दूसरा पेज पर यह कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली हिट करने वाला क्वेश्चन है किसी ना किसी फॉर्म में। देखिए, अगर आप किसी इक्वेशन को लिखते हैं बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाते हैं और हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है वो दो वेरिएबल में है। अगर ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है बच्चों तो लीनियर इक्वेशन के होने की पहली शर्त क्या होती है कि ये कोई ना कोई यहाँ पे वेरिएबल हो और इक्वल टू किसी भी नंबर से इक्वेट किया हो, तभी वो क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ए और बी दोनों 0 हो जाए, एक साथ दोनों 0 हो जाए तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट बराबर 0 हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं क्या 2 बराबर 0 होता है? ये तो बिल्कुल एब्सर्ड बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी कि ए और बी एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है, ऑप्शन ए वन फर्स्ट भी सही है, क्योंकि अगर ए 0 हो जाए और बी 0 ना रहे तभी भी हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखा जा सकता है बच्चों। ये सेकंड ऑप्शन भी सही है, मतलब कि ये समझिए कि दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, अलग अलग करके 0 हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको समझना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ही यही होता है कि ए और बी एक साथ 0 ना हो, क्योंकि यहां पर यह चीज तभी 0 हो सकता है जब ए और बी दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, बी स्क्वायर का भी मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, और दो पॉजिटिव नंबर को जोड़कर तभी 0 आ सकता है जब वो दोनों 0 हो। यानी कि ये चारों जो ऑप्शन लिख रखे थे बच्चों, एक ही बात को बताता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, या फिर कि ए एंड बी आर नॉट बोथ 0। ठीक है, तो यहां पर सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑल करेक्ट, डी ऑप्शन। शायद आपने ये क्वेश्चंस पहले कभी ना देखा हो, ये मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है बच्चों, और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर हमारे आज के क्लास में कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। हम लोग रिवर्स स्टडी करेंगे बच्चों। यहाँ पर रिवर्स स्टडी का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन करने का जमाना गया, हम रिवर्स स्टडी करेंगे। हम लोग आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चों, वहां भी हम लोग क्या करते थे, रिवर्स स्टडी करते थे। यानी कि क्वेश्चन के जरिए आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, जल्दी खत्म होता है ऐसे, और आपको समझ में भी आता है कि कौन से कॉन्सेप्ट से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, वहां पर गलती करके आते हैं, इक्वेशन फॉर्म नहीं होता है। और जो आप लोग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जो डायरेक्टली हिट करने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहां पर हमें समझ लेना चाहिए कि यहां पर जो इक्वेशन है, यहां दो इक्वेशन दिया रहेगा, यानी कि पेयर में, जोड़ा में दिया रहेगा। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं, जहां पर दो वेरिएबल हो, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एम एन हो सकता है, ए बी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर देखिए कि यहां पर x जो वेरिएबल है, y जो वेरिएबल है, यहां पर हाईएस्ट पावर इनका 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और ये जो ग्राफ देता है बच्चों, वो हमेशा एक लाइन देता है।
ये लाइन हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग हो सकता है कि कोइंसाइडिंग हो या पैरेलल हो, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। आपको इतना समझना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये है, और जहां पर ए, बी और सी कोई कांस्टेंट होते हैं, या बोल सकते हैं कि x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 क्या है, एक कांस्टेंट है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि a1 और b1 ये साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि बोथ एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में देखा था। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चों। ये देखिए यहां पर भी एक क्वेश्चन मैंने दिया है कॉन्सेप्ट को आगे जाने से पहले, और इस क्वेश्चन को भी आपको देखो समझ में आएगा कि ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, और अगर आपने बेसिक नहीं समझा है बच्चों तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा। देखिए, इफ m, n इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में x और y दोनों अवेलेबल है, और इस पॉइंट में भी x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट m है और y कोऑर्डिनेट क्या है, n है। ठीक है, बोला है कि इफ m n इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन द पॉइंट m, n लाइज। तो जो पॉइंट m, n है वो कहां लाई करेगा? पहला ऑप्शन दे रखा है आपको जस्ट एबव द लाइन, यानी कि इसका जब इक्वेशन का हम ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन आएगा, क्या इसके ऊपर ये पॉइंट होगा या इसके जस्ट नीचे पॉइंट होगा या फिर इस लाइन पे ही होगा, या फिर हम लोग कुछ इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। यही आपके ऑप्शंस बनाया हुआ है बच्चों। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वो पॉइंट उस लाइन पर ही लाई करता है बच्चों, उस पॉइंट पर ही लाई करेगा वो पॉइंट। अगर वो किसी लाइन का वो सॉल्यूशन है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है और वो इक्वेशन एक लाइन देता है तो उस लाइन पर ही वो पॉइंट लाई करेगा, उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ये पॉइंट जो है बच्चों इसी लाइन पर लाई करेगा। यानी कि यहाँ पर जो कंसेप्ट हमने समझा कि कोई भी पॉइंट अगर किसी इक्वेशन का, किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन आएगा, उसी लाइन पर वो पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि अगर आप x की जगह पर m और y की जगह पर n पुट करेंगे तो ये जो LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा। एक एक वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हम लोग समझते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है? तो देखिए, अभी हमने आपसे बात कही थी कि जो लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक लाइन आएगा। कैसा आएगा? एक लाइन आएगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या आता है इसका? एक लाइन आता है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, टू इक्वेशंस है, तो टू इक्वेशंस में हमें क्या आ जाएगा? दो लाइन आएगा, टू लाइंस आएगा। और ये दो लाइंस कैसे कैसे हो सकते हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग हो सकता है, यानी कि एक पॉइंट पर कट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, या फिर आपको पैरेलल लाइन मिल सकते हैं, पैरेलल लाइन मिल सकते हैं आपको, या फिर कोइंसाइडिंग लाइन मिल सकते हैं, कोइंसिडेंट बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन कैसा होता है कि एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे से कभी ना मिले, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स या फिर नदी का किनारा, ये एक साथ बहते चलते हैं, एक साथ चलते चलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जहां पर एक पॉइंट पर काट करे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसा लाइन। तो इस तरह के इसके ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, या फिर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल सकते हैं हम लोग। ये ग्राफ आता है। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कब कब क्या क्या आएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अब जब भी कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या आप उसका ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचेंगे उसके बाद क्या आप बताएंगे क्या ये चीज की किसका पैरेलल लाइन आ रहा है, किसका इंटरसेक्टिंग आ रहा है, कि कौन सा कोइंसाइडिंग आ रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपके बुक में जो सिलेबस में दे रखा है कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं। इन सिचुएशंस को हम लोग जानेंगे, और उन सिचुएशंस को जानते ही हम किसी भी इक्वेशन को देखकर बता देंगे कि वहां पर लाइन कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा कि कोइंसिडेंट आएगा कि पैरेलल आएगा। देखिए, पहला हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके कोफिशिएंट्स के बच्चों हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? इन कोफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट टर्म का क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। और रेशियो निकाल कर देखेंगे कि इन रेशियो में क्या रिलेशन आता है। हो सकता है ना बच्चों कि ये जो रेशियो आपने निकाला a1
A2 का, B1 B2 का और C1 C2 का। ऐसा भी तो हो सकता है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए। जैसे कि हमने एक लाइन लिखा कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और दूसरा लिखा 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और नीचे भी y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये 1/1 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि क्या ये जो a1 अपॉन a2 किया हमने और ये जो b1 अपॉन b2 किया हमने, क्या ये दोनों बराबर आया, नहीं आया। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिल जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से लाइन मिलेगा आपको। ये देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ग्राफ पर मैं प्लॉट करूं तो आप भी देख लीजिए कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस हो गया, और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव y एक्सिस हो गया। तो ये लाइंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं। एक लाइन आपने बनाया, ये आया, ठीक है, और दूसरा लाइन ऐसे जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पर कट कर रहा है, कितना, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो कि दोनों लाइन को टच कर रहा है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, क्या, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। ठीक है, और एक और चीज, इस जैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रेशियो है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, यानी कि तीनों चीज आपस में बराबर हो जाए, तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तब मिलता है हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलता है, कोइंसिडेंट लाइन मिलता है, कोइंसिडेंट लाइन मिलता है। और कोइंसिडेंट लाइंस जो होते हैं बच्चों, वो इस तरह से आपको दिखाई देते हैं कि एक लाइन आया, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे y एक्सिस बना लिया और ये हमारा बन गया x एक्सिस। ठीक है, अब एक लाइन इस तरह से आया और इसी पर दूसरा लाइन आ जाए, मान लीजिए कि ए बी, एक लाइन आया और इसी पर दूसरा इक्वेशन का लाइन आ जाए सी डी। तो देखिए ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, देखिए हर एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और इतने सारे पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं बच्चों, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कैसा बोल सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे बच्चों, कोई एक सॉल्यूशन यहां पर हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। कैसा बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन को भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ऐसा इक्वेशन दे रखा है। तो दूसरा इक्वेशन जो कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए कि हर एक का रेशियो सेम है, 2/4 करेंगे 1/2 आएगा, 1/2 करेंगे 1/2 आएगा, 3/6 करेंगे 1/2 आएगा, यानी कि a1 इक्वल टू b1 इक्वल a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 यहां पर आ रहा है। नेक्स्ट जो रेशियो है बच्चों वो आ जाएगा a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो b1 अपॉन b2 से, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। ऐसा सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों कि ऐसा जब भी सिचुएशन आता है तो पैरेलल लाइन आता है। कैसा आता है, पैरेलल लाइन आएगा, पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है, समानांतर रेखा आएगा। और यहां पर अगर आप ग्राफ पर देखें बच्चों, मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, तो इस तरह से कुछ लाइन आ जाएगा जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, बिल्कुल पैरेलल लाइन आ रहा है, इंटरसेक्ट ना करे। तो इसको क्या बोलेंगे, कैसा सिचुएशन बन रहा है, पैरेलल लाइन का। और पैरेलल लाइन में एक भी जगह पे एक दूसरे को टच नहीं किया है, कट नहीं किया है, इसलिए यहां पर आ जाता है नो सॉल्यूशन। क्या आता है बच्चों, नो सॉल्यूशन। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, और यहां से जरूर आपके एमसीक्यूज बनते हैं बच्चों, और यहां से कभी कभी आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, और ऐसे को कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब आप यहां पर कोई एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने लिखा
कि 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहां पर लिख लेते हैं बच्चों कि 6x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो चुका है। लेकिन जब 4/5 करेंगे तो 1/2 नहीं आ रहा है, इसीलिए नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन हमें जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पैरेलल लाइन देगा। कैसा लाइन देगा? पैरेलल लाइन देगा, और इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग गलती बार बार करते हैं बच्चों। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा इस पे। देखिए चलिए, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, अभी बताया था कंसिस्टेंट कौन कौन सा था, देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस, तो जो लाइन है रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन वो कैसा लाइन आएगा? अभी हमने देखा था कंसिस्टेंट कब कब आया था, जब यूनिक सॉल्यूशन था और जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन कब था? जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिला था। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब था? जब कोइंसिडेंट लाइन मिला था। तो हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप भी क्वेश्चन करते चलिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कीजिएगा, उसके बाद यहां पर सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इक्वल टू 3, यहां पर आपको ग्राफ बनाकर थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको आसानी पड़ेगा। ये मान लेते हैं हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, कोई भी स्केल की जरूरत नहीं है आपको, आप फ्री हैंड से बनाकर देख सकते हैं बच्चों। x इक्वल टू 3, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x इक्वल टू 3 कोई x एक्सिस पर ही पॉइंट होगा, मान लीजिए कि यही है, तो यहां से x इक्वल टू 3 ये लाइन आ जाएगा, है कि नहीं? ये लाइन आ जाएगा। ये कौन सा लाइन है? x इक्वल टू 3 का। नेक्स्ट है y इक्वल टू 4, मान लेते हैं कि 4 चौथा पॉइंट जो है यहाँ से ये ओरिजिन है और 4 पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से जो लाइन जाएगा वो क्या बोला जाएगा? y इक्वल टू 4। और ये क्या होता है? y इक्वल टू 4 हमेशा x के पैरेलल होगा। अब दूसरा है x इक्वल टू y। देखिए x इक्वल टू y आपने देखा है कि x इक्वल टू y का जो लाइन आता है बच्चों वो ओरिजिन से पास होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप x को जीरो पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा, यानी कि 0,0 से ये पास होगा, यानी कि ओरिजिन से पास होगा। तो ओरिजिन से हम इसको पास करवा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से ये लाइन गया, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब बोला है कि आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 वाला यही लाइन है, ये वाला लाइन है। ठीक है, फिर y इक्वल टू 4 वाला यही लाइन आगे जा रहा है, एंड x इक्वल टू y लाइन ये जा रहा है। तो ये तीनों से मिलकर जो एरिया बने वही एरिया हमें निकालना है। तो तीनों से मिलकर जो एरिया बनने वाला है, जो क्षेत्र बनने वाला, जो रीजन बनने वाला, वो ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ये लेंथ चाहिए यहां से लेकर यहां तक, और ये लेंथ चाहिए यहां से लेकर यहां तक। देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो ये x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 है, और यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 4 है। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 4 है। ये वाला पॉइंट मैं देखूंगा तो क्या आएगा? ये कॉमा, ये 3,3 आएगा। कैसे? कि आप देखिए x को x इक्वल टू 3 x इक्वल टू y में पुट कीजिए, क्योंकि ये लाइन क्या है? ये लाइन जो है x इक्वल टू y वाला लाइन है। ध्यान से समझिए, x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं तो y भी 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट को हम बोल सकते हैं ना कि ये 3,3 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 3 है, और यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 4 है। तो यहां से यहां 3 है, यहां से और यहां से लेकर यहां तक 4 है, तो ये कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों जब आप ये पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या है? y इक्वल टू 4 है। आप देखिए ये लाइन पर ही आ रहा है, x इक्वल टू y वाला लाइन पर। अगर y इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो x भी क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि ये जो कॉमा है ये 4,4 है, ये जो पॉइंट है ये 4,4 पॉइंट है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? ये जो 3 है, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 3 यही है। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? तो वो है क्या? 4 है। ठीक है, तो ये बचा कितना? ये बचा 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा है, यानी कि यहां पर बेस भी 1 आ गया और हाइट भी कितना आ गया? 1 आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस यानी 1 इंटू हाइट 1, यहां से आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट। कोई भी यूनिट हो तो उस यूनिट को रख लेंगे, यानी कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा।
ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आए और हो सकता है कि आपसे ना हुआ वो क्वेश्चन। प्लीज आप ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आगे करते चलेंगे, वीडियो को आगे चलकर देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, ठीक है। If x equal to 3m minus 1 and y equal to 4 is a solution of the equation x plus y equal to 6, then find the value of m। अभी हमने बोला था, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट जो है किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या उस पर लाई कर रहा है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी कि यहां पर दे रखा है कि x इक्वल टू 3m माइनस 1, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे 3m माइनस 1। अगर y इक्वल टू 4 दे रखा तो y की जगह पर क्या पुट कीजिएगा 4 पुट कीजिएगा और इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तब आपका m की वैल्यू आ जाएगा। देखिए x की जगह पर पुट करते हैं 3m माइनस 1 प्लस y की जगह पर पुट करेंगे 4 इक्वल टू 6, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 3m 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 6। यहां से 3m इक्वल टू 3 आ गया तो m इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या आपका भी आंसर 1 आया है? आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, चलिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस पी वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 हैव नो सॉल्यूशन। अभी हमने 3 कंडीशन देखा था बच्चों, जहां पर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का हमने कंडीशन देखा था। उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर दे ही रखा है वो कंडीशन हमें कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन दे रखा है हमारे पास 2x प्लस पी वाई इक्वल टू 8, यहां से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि जो a1 है कंपेयर करेंगे तो वो 2 आएगा, a2 कितना है वो 1 है, b1 क्या है वो p है और b2 क्या है वो भी 1 है। यहां पर देखिए y का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो। और c1 कितना है जी c1 माइनस 8 और c2 कितना है माइनस 6। क्यों? क्योंकि इसको इधर ले आइएगा तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होगा ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इधर 0 करने के लिए इसको इधर लेकर आना पड़ेगा, या दोनों तरफ 8 से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 8 और ये भी माइनस 6। अब देखिए दोनों तरफ अगर माइनस हो गया तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कटेगा ही, ठीक है। अब देखिए नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, तो कंडीशन था हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे क्या गलत करते हैं बच्चों, आप लोग कहाँ गलती करते हैं कि आप इस एक सिचुएशन को तो कंपेयर कर लेते हैं लेकिन ये दूसरे सिचुएशन को कंपेयर नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस सिचुएशन को कंपेयर ना करने की वजह से आपका आंसर गलत आ जाता है। देखिए a1 अपॉन a2 क्या करेंगे 2 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। b1 कितना है p है इक्वल टू p अपॉन, ठीक है 1। और यहां पर क्या है नॉट इक्वल टू c1 कितना है जी 8 ही ले लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा अपॉन 6। यहां से आ जाएगा 4 2 8 और 3, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे p इक्वल टू आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है p इक्वल टू 2 आ रहा है। फिर से चेक कर लीजिए a1 का 2 है, a2 क्या है a2 यहाँ पर 1 है, ठीक है। b1 क्या है p है और b2 क्या है 1 है, हमेशा चेक कीजिए। और वो माइनस 8 है c1 और c2 क्या है माइनस 6 है, ठीक है। तो इसको कंपेयर कीजिए आप, a1 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 2 अपॉन 1 इक्वल टू p अपॉन 1, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और p नॉट इक्वल टू 4/3, यानी कि p 4/3 के इक्वल नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है कि 4/3 के इक्वल नहीं हो सकता, 4/3 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, लेकिन ये एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि p इक्वल टू 2 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है p इक्वल टू 2, हेंस आंसर इज p इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अनदर मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 4, फाइंड आउट दियर मूविंग डायरेक्शन। तो आपसे यहाँ पर मूविंग डायरेक्शन पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पर कंडीशन वही देखेंगे, क्या चेक करेंगे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालेंगे और क्या निकालेंगे c1 अपॉन c2 और कंपेयर करेंगे इनके रेशियो को। यहाँ पर देखिए बच्चों a1 कितना दे रखा है 1, तो 1, a2 भी कितना है 1 है तो 1 अपॉन 1,
ठीक है। फिर क्या दे रखा है, माइनस ये आ गया a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1/1 यानी कि 1 आ गया। अब b1 देखिए, b1 कितना है -1 और b2 भी कितना है -1, तो इसका भी रेशियो 1 आ गया। ठीक है। c1 कितना है बच्चों -2 और c2 भी कितना है -4। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ से ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। ये कौन सा कंडीशन था जी, ये कंडीशन था पैरेलल लाइन का। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो पैरेलली मूव कर रहे हैं, पैरेलली मूव कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो यही डायरेक्शन हो जाएगा इसका, मूविंग डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। देखिए यहां पर आपको इंटरसेक्टिंग वगैरह नहीं दे रखा है, यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल किया इनकंसिस्टेंट। kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इक्वल टू k। अब यहां पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, a1 लिख लेना चाहिए। a1 आ गया, x का ही कोफिशिएंट होता है k। a2 जो आ गया यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है। b1 क्या आ गया बच्चों 3 आ गया और b2 क्या आ गया k आ गया एंड c1 क्या आ गया बच्चों k माइनस 3 आ गया। देखिए दोनों एक ही दूसरे तरफ ही है, यहाँ पर साइन का कोई लफड़ा नहीं होगा और c2 क्या आ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है। अब इनका रेशियो देखते हैं और हमें इनकंसिस्टेंट बोला है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, वही पैरेलल लाइन वाला, नो सॉल्यूशन वाला। यानी कि फॉर इनकंसिस्टेंसी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तभी तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखिए यहां से a1 क्या है k और a2 क्या है 12 इक्वल टू 3 अपॉन k नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। दोनों सिचुएशन को चेक करेंगे बच्चों। पहला सिचुएशन क्या है k अपॉन 12, तो पहला सिचुएशन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं k इंटू k स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 36। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं कि सर हम क्या करते हैं ना कि k दोनों तरफ रूट डाल देते हैं, तो 36 का रूट सर 6 आ जाता है और k का जो वैल्यू आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ पर दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है। कैसे, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तो k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक k प्लस 6 एंड इंटू k माइनस 6 आएगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ से अगर इसको इक्वेट कीजिएगा 0 के, तो k इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है और इसको कीजिएगा तो k इक्वल टू प्लस 6 आ रहा है। यहाँ से दो वैल्यू निकल जाएगा। कहाँ से, इस कंडीशन से। अब इस कंडीशन को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। इस कंडीशन को चेक करते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि k स्क्वायर, इसको इधर भेजिए, k स्क्वायर नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से k क्या कर लीजिएगा, आप कॉमन ले लीजिएगा, तो k माइनस 6 इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा कि k नॉट इक्वल टू 0 और k नॉट इक्वल टू 6। ठीक है। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि दोनों हो सकता है, -6 और +6 दोनों हो सकता है, और यहां से ये क्या बोल रहा है कि भाई 6 के बराबर नहीं हो सकता। जो बच्चे ये सोचे होंगे कि k स्क्वायर इक्वल टू 36 तो k इक्वल टू 6, वहां पे गलत कर देंगे। यहां पर ये क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, यहां पर क्या बोल रहा है कि ये 6 के बराबर हो ही नहीं सकता। यहां पर दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो जब 6 के बराबर नहीं हो सकता तो एक ही चीज आ रहा है कि k इक्वल टू -6 जो कंडीशन। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, k इक्वल टू -6 ही सिर्फ सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चंस को करते चलिए, आपका प्रैक्टिस भी होगा और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या कंडीशन बनता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जहां पर a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, a2 x का कोफिशिएंट होता है, b1
और B2 क्या होते हैं, y के कोफिशिएंट होते हैं, और C1 और C2 क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्टली यहाँ पर आपको x के कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा है, x प्लस y ब्रैकेट में है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहला इक्वेशन तो सिंप्लीफाइड है ही, यहाँ से पहले a1 लिख लेते हैं, तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो यहाँ से ax प्लस ay माइनस bx प्लस by इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि ax और माइनस bx है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा आप, तो a माइनस b आ जाएगा, और यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए, ये आएगा a प्लस b आ जाएगा, और इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए बच्चों कि a1 तो 2 था, b1 3 था, c1 इतना सिंपल था 7 था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग अलग आ गया, तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। a2 जो आया बच्चों, a2 कितना आ गया, a2 जो x का कोफिशिएंट है a माइनस बी, ठीक है। b2 कितना आ गया जी, a प्लस बी आ गया, एंड c2 कितना आ गया, 3a प्लस b माइनस 2 आ गया। हमारे पास जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, है ना। फॉर इन्फिनाइट लिख लीजिएगा कि फॉर इन्फिनाइट मैंने सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इस कंडीशन को आप लिख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए a1 कितना है, 2 है, तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू b1 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, a प्लस बी है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू c1 कितना है, 7 है, और c2 कितना है, 3a प्लस b माइनस 2 है। अब दो इक्वेशन को लेकर आप सॉल्व कीजिएगा। पहले इन दोनों को लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से a और b में एक इक्वेशन निकल कर आएगा, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 3a को इधर लेकर आइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a, और यहाँ पर प्लस 5b इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, पहला इक्वेशन बन गया, 5b माइनस a इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को देखते हुए हमारा पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, दूसरा इक्वेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो 7 इंटू a, 7a प्लस 7b इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9a, ठीक है, प्लस 3b और माइनस 6। ठीक है, सभी को एक तरफ लेकर आइए, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, यहाँ से सबको उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 9a माइनस 7a यानी कि 2a, 7b 3b माइनस 7b यानी कि माइनस 4b, ठीक है, और माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर इक्वल टू 6 कर देते हैं। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला इक्वेशन को क्या कर दे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2a प्लस 10b इक्वल टू 0, और ऐड कीजिए तो ये कट जाएगा, और 10b माइनस 4b क्या हो जाएगा, 6b हो जाएगा, और इक्वल टू 6। सो b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गया, 1 आएगा। b का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर b का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a बराबर 5। तो b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 5 वॉज द राइट आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है कि ये 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट है कि ये क्या है, हाँ क्वेश्चन ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन। यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखा है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन दे रखा है। नो सॉल्यूशन का जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या कंडीशन होता है बच्चों। तो नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसी कंडीशन को यहाँ अप्लाई कीजिए और आंसर पाइए। देखिए a1 क्या है जी, यहाँ पर a1 जो है 3k प्लस 1 है, अपॉन a2 क्या है, k स्क्वायर प्लस 1 है, इक्वल टू b1 क्या है जी, 3 है, और b2 क्या है, k माइनस 2 है, k माइनस 2 है, नॉट इक्वल टू c1 क्या है, c1 है माइनस 2, c1 क्या है माइनस 2 है, और c2 क्या है माइनस 5 है। ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे। तो देखिए
k से ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 3k² और प्लस k, -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6k और -2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3k² प्लस 3। देखिए 3k² खत्म और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों -5k और 2 को उधर ले जाइए इक्वल टू 5 यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। दूसरे कंडीशन को भी टेस्ट कर लेते हैं कि वहां से क्या आ रहा है। तो देखिए दूसरे कंडीशन क्या है हमारे पास 3/k-2 नॉट इक्वल टू 2/5। ठीक है, यहाँ से 5 3 जब 15 हो गया नॉट इक्वल टू 2k-4। ठीक है, यहाँ से बच्चों आप लोग बोल सकते हैं कि 2k नॉट इक्वल टू 4 इधर जाके 19 हो जाएगा। ठीक है, सो k नॉट इक्वल टू 19/2। तो ये क्या बोल रहा है कि k 19/2 के इक्वल नहीं हो सकता और ये बोल रहा है कि k इक्वल टू -1 हो सकता है। ये बोला कि k इक्वल टू k नॉट इक्वल टू 19/2 कि 19/2 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो ये बोल रहा है कि देखिए -1, मैं तो बता तो रहा हूं कि -1 होगा, तो आंसर क्या होगा कि -1 होगा। ठीक है, ये सिर्फ इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है और यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों कि जितने भी नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, इनके जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ग्राफिकल जो सिस्टम था वो हमने कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दो मेथड है हमारे पास अलजेब्राइक मेथड, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का। आपको ये मेथड आता होगा बच्चों, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी यहाँ से समझ लीजिए कि मैं ये दो मेथड आपको बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पता ही चल रहा है कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक में से किसी की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे फॉर एग्जांपल और y में पुट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा y इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, देखिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दे रखा है, ये पहला इक्वेशन है हमारे पास और ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, इसको दोनों मेथड से हम करके दिखाएंगे आपको और दोनों मेथड में सेम ही आंसर आएगा। क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 14, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 14। पहला हम क्या करते हैं, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस वाई आ जाएगा, 14 माइनस वाई आ जाएगा यहाँ से। अब इसको क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। देखिए अगर आपने पहला इक्वेशन से निकाला है तो दूसरा में पुट कीजिए और दूसरा इक्वेशन से निकाला है तो पहला में पुट कीजिए। मैंने यहाँ पर x निकाला है, आप यहाँ से y भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं। बस ध्यान इतनी रखनी है कि जिस इक्वेशन से निकाला है उसी में दोबारा पुट मत कर देना भाई मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 14 माइनस वाई, किसमें, सेकेंड इक्वेशन में, तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 14 उधर जाएगा तो -14, यानी कि -14 और +4। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आएगा -2y इक्वल टू -10। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब आप क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन था इसको हम लोग मान लेते हैं तीसरा और इसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 जाता है, कितना बचता है, 9 बचता है। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे बच्चों कि कोई भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर लेंगे तो दूसरा वेरिएबल का आ जाएगा, फिर दूसरा वेरिएबल का किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो पहला वेरिएबल भी आ जाएगा। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि y की वैल्यू, हम y का जो y वेरिएबल है उसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई एलिमिनेट हो जाएगा, ये वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। यहाँ से दोनों को ऐड कर रहे हैं तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 प्लस 4 ये हो जाएगा 18। सो x के बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी x की वैल्यू 9 आई थी। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए किसी में पुट कर दिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया और दोनों मेथड में क्या आया, सेम ही आंसर आया है। इसी तरह से दोनों मेथड आप कर सकते हैं आपके इच्छा के अनुसार। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई मेथड नहीं दे रखा है तो आप एलिमिनेशन मेथड प्रेफर कीजिए बच्चों, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए कि कुछ चैलेंजिंग यहाँ पर आपको सामने आया है, ये चैलेंजिंग बोल सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद अब ये वर्ड प्रॉब्लम का पिटारा खुल चुका है। देखिए पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या दे रखा है, पिंकी स्कोर्ड 40 मार्क्स द टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जब भी वो राइट आंसर करती है तो 3 मार्क्स मिलता है और 1 नंबर गलत आंसर देने पर कट जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड for each correct answer and 2 marks were deducted for each wrong answer, then Pinky would have scored 40 marks. अगर मान लीजिए कि 4 मार्क्स मिलता उनको सही करने पर और 2 मार्क्स कट जाते रॉन्ग करने पर तो उनको 40 मार्क्स मिलते। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर इन देयर टेस्ट, तो पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। मान लेते हैं कि पूरे टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे वो x + y था और x जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको उन्होंने सही किया और y नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है उन्होंने गलत किया। तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगा बच्चों, देखिए इक्वेशन फॉर्म करने पर ध्यान देते हैं कि पिंकी स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हमने मान लिया है कि x क्या है, राइट आंसर वाले हैं यहाँ पर, और y क्या है, रॉन्ग वाला है। ठीक है, तो हर एक राइट पर कितने मार्क्स मिल रहे, 3, तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, प्लस करेंगे कि माइनस, क्योंकि लॉस होने पर घट रहा है मार्क्स तो माइनस करना पड़ेगा। एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर के हमने क्या माना था, y माना था, तो 1 × y हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 40। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, दूसरा कंडीशन से, जो कि अगर सही करने पर 4 मार्क्स मिल रहा है तो 4 × x हो जाएगा और रॉन्ग करने पर 2 मार्क्स कट रहा है तो -2y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये यहाँ भी 40 मार्क्स मिला है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए कि अगर पहला इक्वेशन को बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, पहला इक्वेशन को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे माइनस कर देते हैं। देखिए पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6x और यहाँ पे -2y और यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ से 6x में से 4x गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन का बड़ा है तो -2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये कट जाएगा, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड अभी हमने सीखा। इक्वल टू यहाँ माइनस कीजिएगा तो -40 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो 3 × 20 - y = 40, तो यहाँ से 60 - y = 40 आ जाएगा और -y = -20, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमारा टोटल क्वेश्चन क्या था, x और y को दोनों को मिलाएंगे तभी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो 20 + 20 कितना आ जाएगा, 40 इज द राइट आंसर। कितना, 40 आ जाएगा। 40 क्वेश्चन पूछे गए थे टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन A and B, यहाँ पे इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:7। इफ देयर सेविंग्स आर 15,000 रुपीज एनुअली फाइंड देयर एनुअल इनकम, तो उसका एनुअल इनकम क्या होगा। देखिए हम मान लेते हैं कि जो इनकम का जो रेशियो है वो x में है, तो इनकम क्या हो जाएगा, एक का 3x हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का मान लेते हैं कि रेशियो क्या है, y में है, तो क्या हो जाएगा 5y और दूसरे का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 7y। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही कहा जाता है सेविंग। एक्सपेंडिचर ही क्या कहा जाता है, सेविंग्स कहा जाता है, कि आपने कितना सेव किया, कितना कमाया और कितना उड़ाया। अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना बचाया ये निकल कर आएगा। अब यहाँ पर यही तो दे रखा था कि इफ देयर सेविंग आर 15,000, अगर दोनों की सेविंग कितनी है 15,000 है एनुअली, तो फाइंड द एनुअल इनकम। देखिए तो पहले वाले का इनकम कितना है जी, 3x है। पहले वाले का इनकम कितना है 3x और वो उड़ाता कितना है 5y, तो 3x - 5y = कितना बचाता है 15,000। ठीक है, चलिए दूसरे वाले का इनकम था 4x, उड़ाता कितना है 7y, बचता कितना है बराबर ही 15,000। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। क्या आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर लिए और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर मैं ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसको बच्चों मैं करता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे करता हूं, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x - 20y = 15 × 4 = 60, यानी 60,000। ठीक है, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x - 21y
इक्वल टू 45,000। ठीक है, 15 तिया 45। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं बच्चों। तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 21 में से 20 जाएगा, एक बचेगा, वाई हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 आ गई। तो वाई बराबर कितना आ गया, 15,000 आ गया है। अब ये वाई की वैल्यू बच्चों किसमें पुट कीजिए, वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए। मान लीजिए कि हम पहला वाला इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई की वैल्यू 15,000 पुट करते हैं, तो 15 × 5 75,000 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 15,000। ठीक है, 75,000 को उधर ले जाइए तो 3x इक्वल टू यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 75 और 15 90,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90,000 बन जाएगा। सो x बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 आ जाएगा। x बराबर 30,000 आ जाएगा। अब देखिए कि पहले वाले का इनकम कितना था, 3x था, तो पहले वाले का इनकम कितना हो जाएगा, 3x है तो 90,000 आ जाएगा। 3 × 30,000 90,000 है ना। और दूसरे वाले का कितना था, 4x है, तो 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000। इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बच्चों। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स 150 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। ए और बी बच्चों 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखा है ए और बी। देखिए ए और बी 2 पॉइंट दे रखा है, और ये दोनों 150 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, 2 कार्स स्टार्ट डिफरेंट स्पीड फ्रॉम ए। मान लीजिए कि एक यहाँ पर कार है और एक यहाँ पर कार है, दोनों की अलग अलग स्पीड है। ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और ये क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड। ठीक है, अलग अलग स्पीड से सेम टाइम पर स्टार्ट हुए। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर मान लीजिए कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितने घंटे में मिलते हैं, 15 घंटे में मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर सेम डायरेक्शन में आप लोग मूव करेंगे तो देरी से मिलेंगे, क्योंकि ये भी तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे इसका स्पीड इसके स्पीड के, है ना, रिलेटिव में निकालना है, इसके स्पीड के कंपैरिजन में निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि ये कार ए है तो VA VB लिख सकते हैं, VA VAB लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि VA माइनस VB हो जाता है। क्या होता है, VA माइनस VB। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। इस तरह भी आपको समझा जा सकता है कि जब सेम डायरेक्शन में जाए कोई गाड़ी तो क्या होगा, उनके स्पीड को माइनस होगा। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर सेम ही डायरेक्शन में जाएगा तो देर से मिलेगा। देर से मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि इसकी स्पीड कम हो रही होगी इसके रिस्पेक्ट में। अभी जो स्पीड है x उससे कम हो रही होगी, है ना। कितनी स्पीड कम हो रही होगी, जितना ये आगे जा रहा होगा। आप लोग क्लास 11th में भी फिजिक्स में पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, वहां भी पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट से। आप बहुत तरीके से इसको समझ सकते हैं। ऐसे आप लोग याद रखिए कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उनके स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या करेंगे, VAB यही फॉर्मूला लगाएंगे, VA माइनस VB। और यहाँ पर देखिए इसकी स्पीड क्या है, x है, और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम उसका माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी मिल रहा है। देखिए स्पीड दोनों का बढ़ जा रहा है, ऐड ऑन हो जा रहा है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 150 किलोमीटर, पहला कंडीशन से क्या मिल गया, पहला इक्वेशन मिल गया फर्स्ट कंडीशन से कि 150 किलोमीटर चलने में तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला का स्पीड कितना हो रहा है, x माइनस वाई, और ये कितने घंटे में मिल रहे हैं, 15 घंटे में मिल रहे हैं, है ना, 15 आवर्स में मिल रहे हैं, तो 15। ठीक है, यहाँ से 10 टाइम्स में कट जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 1 घंटे में मिलेगा, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई, ये सेकंड सिचुएशन है, अपॉन x प्लस वाई। अपोजिट डायरेक्शन में अभी मैंने बताया रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट से कि दोनों का स्पीड क्या होगा, प्लस होगा, इक्वल टू कितना, 1। तो यहां से बच्चों आपको क्या मिल जा रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई कटम कुटिम, और x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 150 प्लस 10 160। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 80, यानी कि पहले का जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरे का भी स्पीड आ जाएगा। यहाँ पर 80 पुट कीजिए, ठीक है, यहाँ पर 80 पुट कीजिए, 80 इधर जाएगा तो 10 माइनस 80 माइनस 70, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 70। यानी कि एक की स्पीड 80 और दूसरी की स्पीड 70। ठीक है,
किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a two digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits. If 18 is added to the number digit reversed, find the number. देखिए 2 डिजिट का नंबर को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं बच्चों। 2 डिजिट का नंबर अगर हमें फॉर्म करना है तो कुछ को हम टेंस प्लेस पर रखते हैं, एक को, और एक को यूनिट प्लेस पर। मान लेते हैं कि टेंस प्लेस पर x है, तो नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस y बन जाएगा, यही नंबर बनेगा। बोला है पहला कंडीशन कि यह 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो यहां से 3 मोर देन 4 टाइम्स दिस सम ऑफ द डिजिट्स, तो x प्लस वाई कर लेंगे। यहां से कंडीशन से हमें क्या निकलेगा, पहला इक्वेशन 10x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 4x प्लस 4y। ठीक है, यहां से बच्चों कि 10x माइनस 4x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और y माइनस 4y क्या कितना हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहां से 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को बच्चों, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर इसी नंबर में 18 ऐड कर दिया जाए, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 18, तब क्या हो जाता है, डिजिट रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब कि अब टेंस प्लेस पर y हो जाएगा और x चला जाएगा यूनिट प्लेस पर। तो 10 प्लेस पर y रखिए, 10y प्लस x, तो डिजिट रिवर्स हो गया। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, 10x माइनस x कीजिएगा तो 9x, और y माइनस 10y कीजिएगा तो माइनस 9y, है ना, और 18 को उधर भेज दीजिए तो माइनस 18। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, और इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस 2y और प्लस y माइनस y, और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। y की वैल्यू 5, अगर y की वैल्यू 5 आया है, कहीं पुट कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए जो नंबर था हमारा 10x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x इंटू 10 इंटू 3 यानी कि 30 प्लस वाई 5 यानी कि आंसर इज 35। होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स, ए और बी में कुछ बनाना है उसके पास और 2 लॉट में वो उसने बांट दिया इस बनाना को। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट 2 रुपीज फॉर 3 बनानाज, 2 रुपया में 3 बनाना बेचता है, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर बनाना एंड गॉट द टोटल 400 रुपया। देखिए ऐसे कैसे होगा कि हमने 2 लॉट में डिवाइड किया, एक लॉट को बोलते हैं x और एक में आ गया y, नंबर्स ऑफ बनानाज आ गए। अगर मान लीजिए कि जो पहला लॉट है ना, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट 2 रुपीज फॉर 3 बनाना, अगर 2 रुपया में 3 बनाना मिलता है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि 3 बनाना 2 रुपया में मिलता है, तो एक बनाने का दाम क्या होगा, 2/3। उसको हमने क्या बोला कि x नंबर ऑफ बनाना है ऐसे, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा बच्चों, इक्वेशन फॉर्म होगा कि 2/3x प्लस, और दूसरा क्या है, 1 रुपया में बेचता है पर बनाना, तो प्लस 1 इंटू वाई, और ऐसे रुपया कितना मिलता है इसको, 400 रुपीज मिलता है। याद रखिएगा इस इक्वेशन को, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करूंगा। दूसरा इक्वेशन बच्चों, इफ ही हैड सॉल्व द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपीज पर बनाना, यानी कि इसको 1 रुपीज में बेचता है, तो 1 इंटू एक्स करेंगे यानी कि x आएगा प्लस, और दूसरे लॉट को क्या बोलता है, 4 रुपीज फॉर 5 बनाना, यानी कि 5 बनाना अगर 4 रुपया मिलता है तो एक बनाना 4/5 रुपया मिलेगा, यानी कि 4/5 टोटल नंबर ऑफ बनाना। दूसरे लॉट में कितना है y, और यहाँ से कितना कमाता है वो, 460 रुपीज कमाता है, 460 रुपीज। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 460 रुपीज कमाता है, इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए ऊपर से आप 3 को मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200 आ जाएगा बच्चों, और दूसरा इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 6 25 3, और 5 का 20 और 3 23, ठीक है, 2300 आ गया, 2300 आ गया। फिर से कीजिए, 0 6 25 0 3 और 5 का 20 और 3 23। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों। सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे,
एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर लीजिए। पहले वाले इक्वेशन को बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दूसरे वाले को किससे कर लेते हैं, दूसरे वाले को हम लोग कर लेते हैं, पहले वाले को 4 से, दूसरे वाले को 3 से, तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6x + 9y 12 36 3600, और दूसरे वाले को मैं करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, तो ये पहले वाले को 4 से करना है, सॉरी पहले वाले को किससे करना है बच्चों, पहले देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि पहले वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले वाले को 4 से करिएगा तो 8x + 12y और बच्चों का 4800 रुपया, ठीक है। और दूसरे वाले को हम लोग करते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 15x, ठीक है, प्लस 12y और 3 से कीजिएगा तो 0 0 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है, ये खत्म, यहाँ माइनस करेंगे तो 8 7 15 यानी कि -7x, और यहाँ माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6900 - 4800, ठीक है। 0 0 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि -2100, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से देखिए x की वैल्यू माइनस माइनस खत्म हो गया, x की वैल्यू 300 आ गया, 300, यानी पहला लॉट को वो 300 रुपये, पहला लॉट में 300 केले थे, कितना थे, पहला लॉट में 300 केले थे, और दूसरा लॉट के लिए यहाँ पे x की जगह पर 300 पुट कीजिए, तो 3 2 जा 6, 6 जाएगा इधर, 600 जाके इधर माइनस होगा, 1200 - 600 600, और 600 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 200 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बनानास इक्वल टू 500 बनानास है बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RD शर्मा में भी दे रखा है, आ सकता है क्वेश्चन अगर 3-4 मार्क्स में आए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का लेक्चर का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x = 3। देखिए हम क्या करते हैं, बड़े इत्मीनान से, यहाँ पर हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ से x = 3 मान लेते हैं कि ये हमारा x = 3 है, तो ये x = 3 वाला लाइन आ गया, और x = 5 थोड़ा सा अलग हट के ये क्या आ गया, x = 5 आ गया, ठीक है। एंड 2x - y - 4 = 0। अब इस जो ये लाइन है इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो लाइन है क्या है, 2x - y = 4। यहाँ से बच्चों आप क्या करते हैं कि इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ग्राफिकल मेथड भी सीख लीजिए। हम x की जगह पर अगर 0 पुट करते हैं बच्चों तो y के बराबर क्या आ जाता है, -4 आ जाता है। अगर y की जगह पर 0 पुट करते हैं तो x की जगह पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कीजिए, ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट कीजिए। देखिए कि अगर x 0 है तो y 4 है, y -4 मान लेते हैं, इधर कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक पॉइंट आया 0, -4 आया, ठीक है। अब x अगर 2 है तो y 0 है, x 2 तो y 3 से पहले ही होगा, मान लेते हैं कि ये 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब इनसे पास होता हुआ मान लेते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर, अब इनसे पास होता हुआ एक लाइन खींच देना है, इस तरह से जाएगा। अब देखिए कि आपसे क्या बोला है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल का हमें निकालना है, तो इन लाइंस, द लाइंस एंड एक्स एक्सिस ये हो गया और ये लाइंस ये हो गए, 1 2 3, ठीक है। यानी कि हमें जो एरिया निकालना है बच्चों, ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, इस ट्रेपीजियम का हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पता होना जरूरी है हमें। तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया बच्चों, 0,3 है, सॉरी 3,0 है, क्या है 3,0 है। ये पॉइंट निकालिए, ये पॉइंट क्या होगा, किसका किसका इंटरसेक्शन है, x = 3 और ये लाइन का, ये लाइन को देखिए कि x = आप 3 पुट कीजिए, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 4 - 6 - 2, यानी कि y = क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट है 3,2 है, कितना है 3,2 है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट निकाल लेते हैं, ये पॉइंट तो क्या है 5,0, और ये पॉइंट निकालेंगे तो हम x को 5 पुट करेंगे, 5 × 2 10 हो गया, 10 उधर जाएगा, 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6, यानी कि y = 6 हो गया। तो अगर ये 5 है तो y = 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेपीजियम एक है, ये क्या है, ये जो एरिया निकालना है, ये एरिया, ये एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या होगा, यहाँ से 0 से लेकर 2 तक गया, देखिए 0 है, 0 से लेकर 2 तक गया, तो ये 2 हाइट हो गया, तो 2+, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर कहाँ गया, 6 तक गया, तो 6 लिख लेंगे, ठीक है, इनटू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है,
तो 3 से 5 जा रहा है, यानी कि 2 डिस्टेंस है, तो 2 हो गया, 2 और 2 खत्म हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 स्क्वायर यूनिट हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन 3 स्टार आप लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इतना ही क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था बच्चों, आप लोग प्लीज इसको देखिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर।